Okay, guys. So we are starting with the PT 365 quality session 4. So we will start with the our fourth topic, judiciary. So इसमें first topic है rule of law. तो क्या rule of law किसने दिया था अपना एवी डाइसी ने दिया था और ये क्या बोलता है कि सुप्रीमेसी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की और लॉ के सामने सब इक्वल होने चाहिए और ये इसके इम्पोर्टेंस है ये देख लेना ये इम्पोर्टेंट है कि इट एंश्योर्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम तो एंश्योर्स सोशल जस्टिस प्रिजर्व्स डेमोक्रेसी कंस्ट्रेंट ऑन आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर और प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स तो देख लेना ये इम्पोर्टेंट चीज है और फिर अगला ये बोलता है कि only a state that is governed by law imbibing ideals of justice and equity can be said to have rule of law तो वही स्टेट जो कि आइडियल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी को फॉलो कर रहा है वही रूल ऑफ लॉ मतलब बोलेंगे कि वो रूल ऑफ लॉ के अंडर है तो रूल ऑफ लॉ जो थ्योरी है वो इससे पहले भी मतलब एंशिएंट रोमन्स दे चुके हैं और फिर हमारे जो ये मिडिवल थिंकर्स थे यूरोप के जैसे होब्स जॉन लॉके रूसे तो इन्होंने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में भी ये बात बोला था और इंडिया में जो चाणक्य थे उन्होंने भी ऐसा बोला था कि जो स्टेट होता है ना उसको गवर्न कौन करेगा ना तो रूलर करेगा और ना ही कोई नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल बट बाय द लॉ तो जो स्टेट होगा वो बाय लॉ गवर्न होना चाहिए और फिर बाद में जो हाँ तो इन्होंने बता रखा है कि रूल ऑफ लॉ जो है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ मतलब ऐसी गवर्नमेंट जो कि लॉज के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो उसे हम रूल ऑफ लॉ बोल देंगे तो तीन प्रिंसिपल्स है एक तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट तो इसमें क्या बोलता है पहले में तो वही सुप्रीमेसी होनी चाहिए लॉ की और नो मैन इज पनिशेबल एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ इक्वालिटी नो मैन इज अबव लॉ और तीसरा है जो प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट इसमें क्या बोलता है कि प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स मतलब कि जो इंडिविजुअल राइट्स है वो ही कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करेंगे तो लेकिन इंडिया में ये एप्लीकेबल नहीं है थर्ड वाला जो इसके तीन प्रिंसिपल्स थे एविडाइसी के सिर्फ पहले दो एप्लीकेबल है तीसरा वाला नहीं है तीसरा वाले में क्या है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स ऐसा बोलता है हमारा मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर इन्होंने ये डिफरेंस बताया रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ में क्या डिफरेंस है तो इसमें मेन पॉइंट ये है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो तो एक मतलब पॉजिटिव टाइप का कंसेप्ट है जो कि आइडियल्स फॉलो करता है जस्टिस और इक्विटी के जैसे कि हमारा जो आर्टिकल 14 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू इक्वालिटी वो क्या बोलता है कि मतलब हमें क्या देता है इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज और हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ प्रोहिबिटेड मतलब ये सब उसने प्रोहिबिट कर रखा है लेकिन जो रूल बाय लॉ है ये क्या बोलता है कि ये थोड़ा मतलब इसके कोई प्रिंसिपल्स नहीं है आइदर द लॉ कैन बी एथिकल और अनएथिकल तो इसमें एग्जांपल्स है जैसे अपार्थाइड हुआ था साउथ अफ्रीका वाला और जो वो नाजी था ना हिटलर वाला वो भी ऐसे रूल बाय लॉ मतलब इसमें क्या किया जाता है कि फोर्स किया जाता है जो भी लॉज बनाए जाएंगे वो पीपल के ऊपर फोर्स किए जाएंगे लेकिन रूल ऑफ लॉ में क्या बोलते हैं कि मतलब आइडियल होने चाहिए जस्टिस और इक्विटी के बेसिस पे ही लॉज बनने चाहिए और ये प्रिंसिपल्स मतलब फॉलो होने चाहिए लेकिन रूल बाय लॉ में ऐसा कुछ है नहीं तो रूल ऑफ लॉ के कुछ और की प्रिंसिपल्स है कि एक तो लॉ मस्ट बी क्लियर एंड एक्सेसिबल इक्वालिटी बिफोर द लॉ और राइट टू पार्टिसिपेट इन क्रिएशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ लॉज और स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो ये भी चीज याद रखना कि स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी इसके अंदर आ जाता है क्योंकि अगर ऐसा पूछेंगे वो कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ तो मतलब ऐसा पेपर में हमें एकदम ना क्लिक करे कि भाई स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे रिलेटेड है इससे तो याद रखना
तो फिर आगे इन्होंने बताया कि रूल ऑफ लॉ जो है फाउंडेशनल पिलर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो काफी सारे इसमें प्रोविजन है, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की। आर्टिकल 13 प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू के लिए, और आर्टिकल 14 प्रोवाइड करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर अपना आर्टिकल जो 21 है, इट चेक्स द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन। आर्टिकल 50 है जो वो सेपरेशन ऑफ, ये थोड़ा गलत दे दिया, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है। और फिर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो अच्छा, इसमें क्वेश्चन था कि जो ये है, हाँ, जो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ है, ये कहाँ कहाँ से लिए हमने, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ का कॉन्सेप्ट है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ का कॉन्सेप्ट है। तो जो अपना इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो तो ब्रिटिश वाला कॉन्सेप्ट है, और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ में तो सभी इक्वल होंगे लॉ के आगे, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में वो आता है ना कॉन्सेप्ट के इक्वल ट्रीटमेंट फॉर, मतलब इक्वल वो पीपल, जैसे कि जो सेम लेवल पे उनको सेम ट्रीटमेंट मिले और जो दूसरे लेवल पे उनको दूसरा ट्रीटमेंट मिले, तो ऐसा। फिर हाँ, ये आज एक और चीज पूछ रही थी कि जो आर्टिकल 50 है ये कौन से वाले डीपीएसपी में है, इसमें सोशलिस्ट गांधीयन या लिबरल इंटेलेक्चुअल। लिबरल। लिबरल इंटेलेक्चुअल में है। मेरी आवाज तो आ रही है ना वैसे? हाँ। ओके सर, तो आगे चलते हैं। फिर अगला जो टॉपिक है अपना ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो हाँ, तो अभी इसमें ये न्यूज में इसलिए था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी लॉ है जो वो सुप्रीम कोर्ट वो कोर्ट के पावर को नहीं छीन सकता टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ मेंशन है ये। एक तो सुप्रीम कोर्ट ड्रू अ डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्टिकल 142 एंड 129। तो कोई बताएगा कि 142 और 129 में मतलब क्या क्या, क्या किस टाइप के आर्टिकल्स है ये? 129 सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट पावर है टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। 142 है सुप्रीम कोर्ट का फॉर डूइंग जस्टिस, मतलब एट लार्जर लेवल it can it can pronounce any decree which will be मतलब good for bigger number। सही बताया सर आपने। तो जो अपना आर्टिकल 129 है, वैसे तो उसमें वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ऐसे करके लिखा हुआ है, लेकिन उसी के अंदर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिशमेंट भी मेंशन है। और जो 142 आर्टिकल है तो वो याद रखना, क्योंकि पीवाईक्यू भी है कि ये मतलब सुपर पावर है सुप्रीम कोर्ट की, सुपर पावर की तरह बोल सकते हैं हम। इसमें क्या है ये कि जिसको भी जस्टिस नहीं मिल रहा है या ऐसा कोई लॉ आ गया या कुछ इनजस्टिस हो रहा है देश में, तो ये 142 का यूज करके किसी भी लॉ को मतलब ऐसा कर सकते हैं कि उसको मतलब फेल कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल आर्टिकल है। और फिर हाँ, तो इसमें ये बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ मेंशन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। एक तो आर्टिकल 261 जो कि बोलता है कि फुल फेथ और क्रेडिट शैल बी गिवन टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो हमारी जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है उनको पूरा फेथ मिलना चाहिए, मतलब उन पे विश्वास होना चाहिए हमारा। फिर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 जिसमें ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। तो बताया कोई 19 आर्टिकल में क्या क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है 19 सब क्लॉज 2 में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में?
अभी काफी न्यूज में था ये। बोल देता हूँ मैं कि एक तो वही अपना सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, और ये कौन सा होता है, हाँ इंटीग्रिटी, और एक और कौन सा वर्ड होता है, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, और पब्लिक ऑर्डर, मोरल, ये सब है। और एक ये मेंशन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन याद रखना 19(2) की। और एक जो अपना 25 आर्टिकल है उसमें एक अलग सा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है हेल्थ के नाम से। तो बस वही एक ऐसा अकेला आर्टिकल है जिसमें हेल्थ भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है डायरेक्टली, मतलब ऐसा। वरना तो 19 वाले में भी है कि वो जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसमें हेल्थ के बेसिस पे हम मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फिर है, हाँ ये जो 129 आर्टिकल है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, 215 हाई कोर्ट के लिए ये बताता है कि पनिश करना चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, और 142 में भी बताता है कि पनिश करना चाहिए। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो 142 वाला है वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। उसमें वो किसी मतलब कोई लॉ है उसके अगेंस्ट जाके भी वो पनिश कर सकता है। फिर डिफाइन नहीं है लेकिन हमारा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो कहाँ डिफाइन किया गया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो इसमें ये सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट को डिफाइन किया गया है। तो देख लेना इसमें कि मतलब 6 महीने की सजा है, 2000 का फाइन है, और 1 साल के अंदर अंदर अगर हमने कंटेम्प्ट कर दिया तो 1 साल के अंदर उसे मतलब सजा देनी पड़ेगी, वरना उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शंस भी है कि भाई फेयर क्रिटिसिज्म हम कर सकते हैं, और अगर हमारा इंटेंशन नहीं है मतलब ऐसे अटैक करने का, लेकिन हमने बोल दिया तो वो भी मतलब इंटेंशन चेक हुआ होगा हमारा। और ये 2006 में अमेंडमेंट किया गया था, तो इसमें ट्रूथ एज अ वैलिड डिफेंस मतलब बोला गया था, इफ देन इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट में हम ऐसा कुछ ट्रूथ वगैरह बोल रहे हैं तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं माना जाएगा। तो बस इसमें तो ये बताया हुआ, और आर्टिकल 142 के बताया हुआ सब्जेक्ट टू द प्रोविजन of any law made by legislative enactment there is no such restriction on, हाँ तो 142 पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, तो इस पे कोई है ही नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, हाँ Can I explain before two things? हाँ Rule of यस law मैम, and rule of contempt. See, in simple terms, we have to understand what is rule of law and due process of law and producer establishment by law. Once we getting to know the difference, then it is easy for to attempt the question if it is came in exam, because these days UPSC going to frame statements in generative way. So we need to understand everything in generative way by application day-to-day life activities. See, in simple terms, rule of law is nothing but it is equality before law. It means that if you committed, I'm just taking a case study. If you commit or if you did some kind of take example of murder case. If you by intentionally, by not intentionally, if you murder anyone, you are going to be punished as per the IPC section 324, right? So that is nothing but rule of law. And due process of law and establishment producer by law, which it is there in American Constitution. So it is nothing but their court not ever straightly put kind of a sections. They're going to do the process in which state of mind that person is committed, this kind of thing. So this kind of process is there. By the process, law and actions will be taken. That is nothing but producer establishment by law. And contempt of court, see, first and foremost thing that contempt of court is nowhere mentioned, and it don't have a perfect definition in Contempt of Court Act 1971. And contempt of court can be as for the contempt of court, we have two kind of courts, as the I don't know his name, but the Joker has said, right, civil contempt and criminal contempt. Here also we need to learn by applying case study, because tomorrow UPSC might give some kind of a case and it's going to ask which kind of contempt it is, right.
So in simple terms, civil contempt is nothing but if Supreme Court or High Court said something to you, I mean that you proven guilty, and the Supreme Court said that you have to pay this much of amount for your action, but you debate. I mean that you didn't pay that amount to etc. So this comes under uh, civil contempt, and criminal contempt is nothing but interference in the judicial proceedings. If came and if you criticize the judgments and etc comes under criminal contempt. Okay, and criminal contempt, and these two things, even if it is a case of criminal contempt, Supreme Court don't have a powers to straight away punish the person, and Supreme Court have to take a permission from Attorney General and Solicitor General. In case of High Court, same, State Attorney General and State Solicitor General. If it have a sumoto things, then Supreme Court straight away punish that person. And one more thing, it is not applicable to the offences which having 1 year old. I mean that if I did somewhere about 1 year back, so Supreme Court or High Court don't have the right to punish right now. It has to be within 12 months. Okay. सही बताया आपने। अच्छा, इसी पे एक फॉलो अप क्वेश्चन था कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो कौन से कोर्ट केस में सामने आया था? मेनका गांधी। करेक्ट सर, मेनका गांधी वाले केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ, पहले तो हमारे यहाँ पर मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ही फॉलो करते थे, फिर बाद में मेनका गांधी के बाद ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, तो ये भी आ गया था। हाँ, तो आगे चलते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो अभी मतलब सेंटर ने ये 9 नाम डिसाइड किए, रिकमेंड किए सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, और उसमें ना 3 वुमेन जजेस भी इंक्लूडेड है। तो देख लेते हैं कि मतलब जो वुमेन थी जुडिशरी में वो बहुत ही कम रही हैं। तो अभी तक सिर्फ लास्ट 71 ईयर्स में सिर्फ 8 वुमेन जजेस हैं जो अभी तक आई है। उसमें से फर्स्ट थी फातिमा बीबी इन 1989। तो अभी करंट में एक जस्टिस इंदिरा बनर्जी हैं जो कि अकेली है मतलब वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट सिंस 2018। इससे पहले शायद ये मद्रास हाई कोर्ट में थी, चीफ जस्टिस थी वहां की। तो 2 आर्टिकल्स रिलेटेड है, एक तो आर्टिकल 124 और 217। तो एक चीज याद रखना, अगर 120 मतलब 100 की लाइन में आएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है वो आर्टिकल्स, अगर 200 की लाइंस में है तो हाई कोर्ट से रिलेटेड है। तो मतलब थोड़ा डिफरेंस, ये भी चीज याद रखना कि कौन सा आर्टिकल किस चीज के लिए कौन से पार्ट में मेंशन। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के। तो अंडर बोथ प्रोविजंस द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू मेक अपॉइंटमेंट्स। तो आफ्टर कंसल्टेशन विद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द स्टेट्स एज प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। तो 3 जजेस केस आए थे 81, 93 और 98 में। तो इनके 3 चीजें बोली गई थी, तो कोई बता दे कि क्या क्या थी तीनों केसेस में, क्या क्या बोला गया था शॉर्ट में। See, in first judge's case, I'll tell everything. I mean, I'll try to explain everything in simple way. See, what happened in 1992 in first judge case. The CJ has to give advice to the president to appoint a judge, and that is not binding. Okay, it is nothing but exchange of views. So president might ask, might not ask to the CJ, and CJ has to give his recommendation to appoint a judge in Supreme Court, and that is not binding. In second judge case, which is happened in 1993, here concurrencies came. I mean that CJ along with 2 judges, senior most judges, has to give this recommendation to the president, and that is binding. Okay, CJ and 2 judges. Just remember that second judge case is 2 judges along with CJ, and third judge case which is happened in 1998. Here Supreme Court, CJ plus 4 judges has to give recommendation to the president, that is also binding.
ultimately president going to appoint the judges. So that is what third judge cases, and fourth judge's case also there, but it was repealed due to this 99th Constitution Amendment Act. And here the qualifications of the judges and the age, etc., is also important. We have to do groundwork. Should I explain? हाँ यस सर, करेक्ट बताया आपने भैया। फर्स्ट जज केस में तो सिर्फ कंसल्टेशन बोला गया था, मतलब वो बाइंडिंग नहीं है। सेकंड केस में बाइंडिंग कर दिया गया, और थर्ड में सेकंड में 2 जजेस थे कोलिजियम में, उसमें 4 जजेस कर दिए गए। फिर इसके बाद I will tell 5 important things. Just remember, definitely we are going to have a question this time on judiciary and this appointment of judges. Just keep these 5 points in your mind. Definitely question has to be same on these things only. First and foremost in that, strength of Supreme Court. Strength of Supreme Court is decided by the Parliament of India. Okay, not president. What president can do is just appointed the judges. So strength of Supreme Court is decided by the Parliament, and strength of High Court is decided by the President. Okay. So just remember this thing. Strength of Supreme Court is decided by the Parliament, and strength of High Court is decided by the President. Definitely UPSC might frame this kind of statement. So that is true. Okay. And second point, qualification of a judge, for Supreme Court, the person appointing for a judge has to have a 5 years of experience as a High Court judge and 10 years of experience as an advocate in High Court judge. And present also have a power to appoint a juridicts person. I mean, distinguished juridicts person who having the ample of knowledge in judicial process. But UPSC never going to frame that statement. You just have to remember that for a Supreme Court judge, that person must have 5 years of experience in High Court as a judge and 10 years of advocate as a 10 years of advocate in High Court. And for the qualification of High Court judge, 10 years of advocate. Okay, so this is, and one more thing that here there is no minimum age for becoming Supreme Court judge or High Court judge, but there is a maximum age, I mean that retirement age. So for Supreme Court, it is upper, it is big thing, right? So just remember like that. For Supreme Court, it is 65 years, and for High Court, it is 62 years. Okay. And one more thing that after retiring of Supreme Court judge, he never going to proceed anywhere. But in the case of High Court, except that High Court where he deliver his service, he can do kind of trials in other courts as well. So these 2 things must have to remember. Okay. And of course pensions, I mean that salaries and pensions are from Consolidated Fund of India. I mean that salary is from for a Supreme Court judge, salaries has been drawn from the Consolidated Fund of India, and for High Court judge, salaries has been drawn from the state Consolidated Fund. But the pensions of any judge in India has been charged from the Consolidated Fund of India. Okay, and appointment and removal, both are things have done by the president, not parliament, not anything. Okay. अच्छा, इसमें 1-2 चीज और ऐड कर देता हूँ मैं कि जो सर ने बताया क्वालिफिकेशंस, उसमें एक और डिफरेंस है कि जो सुप्रीम कोर्ट वाले हैं ना, उसमें एक एमिनेंट जूरिस्ट को अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट, लेकिन हाई कोर्ट में एमिनेंट जूरिस्ट वाला कंसेप्ट ही नहीं है। और एक इनका क्वेश्चन आता है रिमूवल के ऊपर। तो रिमूवल क्या है इनका कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी पे रिमूव हो सकते हैं। तो दोनों का मतलब मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि रिमूव होंगे, लेकिन कैसे होंगे उनका पूरा जो प्रोसीजर है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट आया था शायद 1968 में, तो उसके अंडर दिया गया है। तो उसमें बताया गया कि 100 मेंबर्स लोकसभा से होने चाहिए, 50 मेंबर राज्यसभा से, जो साइन करेंगे रेजोल्यूशन को विद स्पेशल मेजोरिटी। फिर वो चेयरमैन या स्पीकर को दिया जाएगा जिस भी हाउस में इनिशिएट हुआ है, फिर वो उनकी मर्जी है वो एक्सेप्ट करेंगे उसे या नहीं करेंगे। फिर एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी, उसमें CJI होंगे सुप्रीम कोर्ट के या जज होंगे, CJ ऑफ हाई कोर्ट होंगे और डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होंगे।
3 मेंबर की कमेटी होगी। उसके बाद वो मतलब अगर प्रूव हो गया गिल्टी तो फिर वो दोबारा स्पेशल मेजोरिटी से पास होके और प्रेसिडेंट उसे फाइनली रिमूव कर दिए जाएंगे। तो आज तक ऐसा मतलब हुआ नहीं है कि कोई भी जज रिमूव हुआ है। तो इनिशिएट हुआ था एक बार लेकिन रिमूव कोई नहीं हुआ आज तक। फिर आगे चलते हैं इसमें। हाँ, तो उसमें वही बातें बताई कि कोलिजियम सिस्टम में एक सीजीआई होगा, 4 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, और अगर हाई कोर्ट है तो उसमें 3 मेंबर होंगे हाई कोर्ट के, अगर हाई कोर्ट से रिलेटेड अपॉइंटमेंट है। फिर इन्होंने बताया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने रिकमेंड कर दिया किसी को अपॉइंटमेंट के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 3-4 हफ्ते के अंदर वो मतलब करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कुड नॉट रिटर्न द कोलिजियम्स रिकमेंडेशन बट इफ सेंट अगेन गवर्नमेंट इज बाउंड बाय इट। तो वैसे तो रिटर्न नहीं कर सकते उनके रिकमेंडेशन को, और अगर उन्होंने दोबारा भेज दिया तो गवर्नमेंट को मतलब बाउंड है एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये देख लो कि मतलब लोअर जुडिशरी है और हायर जुडिशरी, दोनों के अंदर मेल का परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन जो हमारा लोअर जुडिशरी है उसमें फिर भी फीमेल थोड़ी ज्यादा है, जैसे 28% है, लेकिन हायर जुडिशरी में तो सिर्फ 12% है। तो ये थोड़ा देख लेना। फिर अभी एक और इससे रिलेटेड न्यूज थी कि जो मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस थे उनको मेघालय हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। तो जो ट्रांसफर की पावर है जजेस की, वो भी ये कोलिजियम के पास ही है, और अंडर आर्टिकल 222। तो ये है। तो हाँ, तो इनिशिएशन कैसे होगा प्रपोजल ट्रांसफर का, कि सीजेआई करेंगे और फिर कंसेंट ऑफ द जज का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जज जिसका ट्रांसफर हो रहा है उसके कंसेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है कि या फिर ऐसा कोई प्रोसीजर मेंशन नहीं है कि हमें कैसे ट्रांसफर करना है, क्या क्या करना है। तो ये जो भी पावर है टू सेलेक्ट, अपॉइंट और ट्रांसफर जज, ये अपने सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, जो कि 3rd जज केस में ऐसा बोला गया था। तो जो ट्रांसफर ऑफ जज है वो इट इज नॉट अ प्यूनिटिव मेजर। तो प्यूनिटिव का क्या मतलब होता है कि मतलब हम उसको एक पनिशमेंट की तरह ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर हमें कोई जज पसंद नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसे एक पनिशमेंट देनी है हमें इसलिए हम उसका ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ जज कैन नॉट बी प्यूनिटिव मेजर, और ट्रांसफर कैन बी ऑर्डर्ड ओनली ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम ट्रांसफर करें। और ट्रांसफर कैन बी ऑर्डर्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सीजेआई आफ्टर इफेक्टिव कंसल्टेशन। तो ये पॉइंट्स देख लेना। और फिर अगला टॉपिक आता है, हाँ अगला टॉपिक है ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो अभी लोअर जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट मतलब ये जजेस को अपॉइंट करने के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का एस्टेब्लिशमेंट करने की बात कर रहे हैं, जैसे कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज है हमारी। तो क्या है ये मतलब ऐसा कि जैसे यूपीएससी कंडक्ट कराते हैं सिविल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट के लिए, तो ये भी ऐसा चाहते हैं कि सेंटर में एक पेपर हो जो कि सारे लोअर जुडिशरी को, क्योंकि अभी सिर्फ स्टेट वाइज पेपर होते हैं। तो स्टेट वाइज कौन कंडक्ट कराता है ये पेपरों को, अपना यही स्टेट पीसीएस कंडक्ट कराती है विद कंसर्न हाई कोर्ट, जो भी उसकी हाई कोर्ट होगी ना, तो ये दोनों मिलके। और फिर इनके इंटरव्यू में भी जो हाई कोर्ट के लोग हैं ना, जजेस हैं, वो बैठते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। तो हाँ, ये आर्टिकल 233 और 234 है जो कि डील करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो ये चीज याद रखना, हमने ऊपर पढ़ा था ना आर्टिकल 124 और 217 से वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, और 233 224 डिस्ट्रिक्ट जजेस से रिलेटेड है। तो अभी प्रेजेंट में जो है हाई कोर्ट्स और स्टेट सर्विस कमीशन कराती है एग्जाम्स को। तो कहाँ से ये सब मुद्दा शुरू हुआ था, एक तो 14 लॉ कमीशन थी 1958 की रिपोर्ट जो उनकी आई थी, वो उन्होंने ऐसा बोला था मतलब फर्स्ट टाइम कि एक सेंट्रलाइज्ड जुडिशियल सर्विस होना चाहिए। और फिर ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था, इसने आर्टिकल 312 को अमेंड किया था और बोला था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि दे कैन क्रिएट
one or more all India services including judicial services common to union and the states. तो पार्लियामेंट के पास ही पावर है, तो इससे क्या होगा कि मतलब यंग टैलेंट और ब्राइट टैलेंट है वो पूरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो एक ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी आई थी, उन्होंने भी इसको बोला था कि पैन इंडिया जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए। और फिर ये एक केस भी आया था ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी ये जो थी जस्टिस शेट्टी कमीशन, इसने भी यही बोला था। और फिर एक ये सुप्रीम कोर्ट ने सुओमोटो इशू उठाया था कि अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस से रिलेटेड, और उन्होंने भी ऐसा सेंटर सिलेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए। तो जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं ना हमारे, उसको कौन अपॉइंट करता है? अपना गवर्नर करता है विद कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। और दो टाइप के डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं, या मतलब हाँ दो टाइप के होते हैं ना, एक तो सिविल मैटर्स में होते हैं, क्रिमिनल में। सिविल में तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं उसे, और क्रिमिनल अगर वो मैटर्स को देख रहा है डिस्ट्रिक्ट जज तो उसे बोल देंगे सेशन कोर्ट। तो ये थोड़ा छोटा सा डिफरेंस है। और इनका वो क्या होता है, टेन्योर मतलब क्वालिफिकेशन। इसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में तो 5-10 ईयर्स है, इसमें 7 ईयर्स का क्वालिफिकेशन है। तो ये देखना। फिर नेक्स्ट चलते हैं ट्रिब्यूनल्स। तो अभी ट्रिब्यूनल्स में अभी ये कुछ एक्ट पास किया इन्होंने, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2021। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो ये एक्ट है, ये सारे जो भी एपिलेट बॉडीज हैं इन जो एक्ट अंडर वेरियस एक्ट्स, जो ये एक्ट्स नीचे गिवन है, तो इन सबको डिसॉल्व कर दिया जाएगा और इनके फंक्शन जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे एग्जिस्टिंग जुडिशियल बॉडीज को। तो ये एक्ट्स के नाम है जैसे सिनेमेटोग्राफी एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, कस्टम एक्ट, पेटेंट एक्ट, AII एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट। तो ये सब देख लेना। तो क्या होते हैं ट्रिब्यूनल्स? ट्रिब्यूनल्स हमारे होते हैं क्वाजी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ये ना तो कोर्ट होते हैं ना कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं, दोनों का मिक्सचर होता है। तो इनके पास पावर होती है सिविल कोर्ट की, और दीज आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं। और एक और बॉडी है हमारी इंपॉर्टेंट, मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे ही वर्क करती है। वो कौन सी बॉडी है? NGT। करेक्ट सर, NGT जो है हमारी, वो भी इस पे वर्क करती है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पे। तो कब आए थे ये ट्रिब्यूनल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? अंडर आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत आए थे। 2 आर्टिकल ऐड किए गए थे, 323A और 323B। 323A तो बोलते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के लिए, तो जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज उनसे रिलेटेड। और उसके अलावा जो भी मैटर्स होंगे वो 323 वाले ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे। तो किसने रिकमेंड किया था ट्रिब्यूनल्स को? स्वर्ण सिंह कमेटी। अच्छा, स्वर्ण सिंह कमेटी ने एक और चीज रिकमेंड की थी, वो क्या थी? ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज आई थिंक। करेक्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज को भी स्वर्ण सिंह कमेटी ने ही रिकमेंड किया था। तो इनका ये टर्म दिया गया है, ये देख लेना इंपॉर्टेंट है कि जो चेयरपर्सन होंगे ना हमारे, उनका टर्म होगा 4 इयर्स और 4 इयर्स और 70 इयर्स। 4 और 70 तो चेयरपर्सन का है, और अदर मेंबर्स जो होंगे उनका टर्म होगा 4 इयर्स और 67 इयर्स। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, देखना। और फिर उसके बाद दिस एक्ट ऑल्सो स्पेसिफाइज दैट अ पर्सन शुड बी एटलीस्ट 50 इयर्स। तो मतलब अब क्या हो गया टर्म? 4 इयर्स और 50 to 70 चेयरपर्सन के लिए, और इसमें 4 इयर्स और 50 to 67 इयर्स। तो ये हो गया। तो यही है बस इसमें तो इम्पोर्टेंट। फिर अगले पे चलते हैं। मीडिएशन बिल है जो हमारा, मीडिएशन बिल। चलो, मीडिएशन बिल है, तो अभी तो बिल है, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्ट बनेगा जब होगा इम्पोर्टेंट। लेकिन देख लेते हैं कि मीडिएशन क्या होता है। कि अगर किसी दो पार्टी के बीच में कुछ भी ऐसा मतलब डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको मीडिएट करने के लिए कुछ भी मीडिएशन के लिए मतलब जरिया चाहिए, तो
उससे रिलेटेड है ये। तो देख लेते हैं किस किस टाइप के होते हैं। एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है। तो इसमें क्या है कि अगर आपका कोई भी डिस्प्यूट हुआ है दो पार्टीज के बीच में, तो जो ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, इसका मतलब होता है कि आप आउटसाइड द कोर्ट रूम उसको रिजोल्व करो सेटलमेंट के थ्रू। तो इसमें क्या क्या आ जाता है एडीआर में? नेगोशिएशंस, कंसिलिएशंस, मीडिएशंस, आर्बिट्रेशन, तो ये सब एडीआर के अंदर आता है। तो अगर इसमें जो आर्बिट्रेशन जो टर्म होती है उसका क्या मतलब होता है कि जो दो पार्टी होंगी उनके बीच में एक आर्बिट्रेटर होगा जो उन दोनों का वो करवाएगा, मतलब सेटलमेंट करवाएगा। और ये जो होगा ना आर्बिट्रेशन, ये बाइंडिंग डिसीजन होगा डिस्प्यूट का। तो बस इसमें ये चीज याद रखना कि ये बाइंडिंग डिसीजन होगा इसके अंदर। फिर कॉन्सिलिएशन क्या होता है कि अगर मान लो आपको चाहिए कि हमें तो बाइंडिंग डिसीजन नहीं चाहिए और हमें तो सिर्फ मतलब एक वो चाहिए, एडवाइस टाइप चाहिए, तो आप कंसिलिएशन करोगे। तो इसमें कंसिलिएटर होगा। हाँ, कंसिलिएटर होगा, वो क्या करेगा, वो मतलब एक थर्ड पार्टी होगा जो कि न्यूट्रल होगा, उसको बोलते हैं कंसिलिएटर। तो तीसरा आदमी जो न्यूट्रल होगा उसको कंसिलिएटर बोलेंगे। तो वो आप दोनों का ये सेटलमेंट कराएगा, लेकिन ये नॉन बाइंडिंग होगा आपके ऊपर। फिर तीसरा होता है मीडिएशन, तो ये भी इसी टाइप का होता है और इसका भी नॉन बाइंडिंग होगा। तो बस ये तीन ही चीज, तीन वर्ड्स थे इसके अंदर। और फिर इसमें है कि हाँ, इसमें बताया गया कि ये एक इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस वर्क करेगा विच कैन इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द कंट्री। तो ये है। और अभी तक मतलब हमारे पास कोई ऐसा गवर्निंग लॉज नहीं है फॉर एडीआर मैकेनिज्म। तो ये क्या क्या कर देगा ये बिल कि एक मीडिएशन काउंसिल को सेटअप कर देगा और ऑनलाइन मीडिएशन ले आएगा, और 180 डेज का पीरियड होगा कंप्लीशन का, एक मीडिएशन फंड भी सेटअप कर देगा। तो ये सब कर देगा। तो जब होगा, तो जब इम्पोर्टेंट होगा ये। तो अभी हमारे पास क्या क्या है? तो अभी ये जो चीफ जस्टिस है इंडिया के, इन्होंने एक विजन देखा था कि जो नलसा के लिए, और एक ये लीगल सर्विसेज ऐप जो भी रिलीज हुआ था। तो नलसा क्या चीज है हमारा? ये लीगल सर्विस एक्ट 1987 के तहत कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, स्टैट्यूटरी बॉडी है टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शंस। तो जो लोग जिनको मतलब ऐसा पैसे खर्च करके वो जस्टिस नहीं ले सकते, तो वो यहाँ जा सकते हैं और उनको मतलब ऐसा फ्री लीगल सर्विस दिया जाएगा। तो उसके बाद ही जब ये एक आर्टिकल 339A आया था, तो डीपीएसपी है ये। तो इसमें क्या बोला गया था, मतलब यहाँ 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था 39A को। तो इसमें क्या बोला गया था कि हमें फ्री लीगल एड देना है लोगों को, मतलब फ्री लीगल एड देना चाहिए स्टेट को, लोगों को। तो उसके बाद ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट आया था, तो उसके अंडर ये नलसा को सेटअप किया गया। फिर ये लोक अदालत भी आया। तो लोक अदालत भी एक ऐसे ऑल्टरनेट एडीआर मैकेनिज्म है। तो इसमें भी जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं वो सब लोक अदालत में जाते हैं। तो कोई जो केस है या तो वो पेंडिंग है अभी भी कोर्ट में, या फिर प्री लिटिगेशन स्टेज पे है, मतलब अभी केस नहीं हुआ, तो वो दोनों टाइप के केसेस लोक अदालत में जा सकते हैं। और ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर एलएसए, और इसका डिसीजन जो है बाइंडिंग है दोनों पार्टीज पे, फाइनल एंड बाइंडिंग इन सिविल मैटर्स। तो और नो अपील अगेंस्ट सच एन अवार्ड लाइज बिफोर एनी को, तो इसके बाद आप अपील भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें एक लोक अदालत में एक वो एक्सेप्शन थी कि इसके अंदर जो वो वाले केसेस होते हैं ना अपने डाइवोर्स वाले, इस टाइप के केसेस, वो नहीं जा सकते लोक अदालत में। वो एक्सेप्शन, वो शायद मैंने किसी टेस्ट सीरीज में देखा था इस टाइप का क्वेश्चन। तो एक्सेप्शन भी देख लेना। और फिर आता है कि हाँ, इसमें कोई कोर्ट फी नहीं पे करनी पड़ती। और तो जो सुप्रीम कोर्ट, हाँ, अगर आपका मान लो कॉम्प्रोमाइज जो है वो फेल हो गया, तो उसके बाद मतलब आप जो लोक अदालत है वो अपना जो केस है उसको दोबारा से कोर्ट के पास ही भेज देगा। तो ये है कौन कौन एलिजिबल है लीगल सर्विस में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, वुमेन एंड चिल्ड्रन, मेंबर ऑफ SC/ST, वर्क जो विक्टिम्स हैं ट्रैफिकिंग के या फिर मास डिजास्टर वायलेंस के, और इन सब के जो विक्टिम्स हैं, डिसेबल्ड पर्सन इन कस्टडी। और ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये पर्सन
whose annual income is less than 5 lakh। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें चेंज कर देते हैं, वो 5 लाख को कुछ और बना देंगे, 2 लाख बना देंगे, 1 लाख बना देंगे। तो ये है। और सीनियर सिटीजन्स जो है वो भी एलिजिबल है फ्री लीगल एड के लिए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि स्टेट टू स्टेट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर कुछ बनाया है नहीं बनाया है लॉ उनसे रिलेटेड। तो अभी एक यूएन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट भी हुआ था, तो इसको बोलते हैं सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन। तो आजकल जैसे मतलब आजकल क्या है, पहले से मतलब यूपीएससी ऐसे बोल देता है ये वाला कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ये कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो बहुत सारे ऐसे पीवाईक्यूज आए हुए हैं। तो जो कन्वेंशन होती है ना, जिसका मतलब हमें पढ़ के भी पता नहीं चलेगा कि क्या है, अब जैसे उन्होंने बोल दिया सिंगापुर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, तो अब उसमें वो एनवायरनमेंट वगैरह कुछ कुछ डाल देंगे तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे क्या एनवायरनमेंट से ये रिलेटेड होगा। तो सिंगापुर कन्वेंशन जो है वो मीडिएशन से रिलेटेड है, और ये फर्स्ट यूएन ट्रीटी है जो कि जिसको नाम दिया गया है आफ्टर सिंगापुर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना ये। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि हाँ, एक ये इस टाइप का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है हमारा 16, जो बोलता है कि पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए हमारे। ये हमें 2030 तक देने हैं, SDG 17 है। तो दो टाइप का मीडिएशन हो सकता है, तो कोर्ट से है या प्राइवेट है। प्राइवेट है तो कोई एक अलग से आदमी आएगा जिसको एक फीस देनी पड़ेगी दोनों लोगों को, दोनों पार्टीज को, फिर वो उनका मीडिएशन करा देगा। या कोर्ट के थ्रू करवाओ, जो अंडर आर्टिकल ये CRPC 1908 में मेंशन है। तो फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, एक ये कमेटी बनाएगा जो कि मतलब इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मीडिएशन को देख लेंगे। तो इतना ही था इसमें। उसके बाद चलते हैं जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो इसमें क्या था कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है कि एक ये ऐसा नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी आना चाहिए, जो क्या क्या देखेगा कि जो बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है कोर्ट्स का कंट्री के अंदर, वो देखेगा सब। तो इट विल बी बेस्ड ऑन नलसा मॉडल। तो नलसा की तरह मतलब वर्क करेगा, और सेंट्रल एजेंसी होगा विद ईच स्टेट हैविंग इट्स ओन। तो जैसे नलसा तो एक सेंट्रल है, उसके बाद उन्होंने स्टेट लेवल पे बनाए हुए हैं सलसा, मतलब स्टेट अथॉरिटीज, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाए हुए हैं डलसा के नाम से। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ, तो अभी आगे चलते हैं। कहाँ से हम? हाँ, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे थे। तो ये इस टाइप की एक बॉडी बनाना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट, जो कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखेगा कोर्ट्स का। तो अभी तक क्या क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने? एक तो ई कोर्ट्स मिशन है, ये FTSC है, मतलब फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाएंगे। ग्राम न्यायालय बनाएंगे, उसका मतलब ग्राम न्यायालय जो है उनका एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएंगे। एक ही डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स है जो कि एसेस करता है जो भी डाटा प्रिपेयर्डनेस, मतलब सारा डाटा एक जगह हो तो केस में आगे मदद मिल जाए। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। तो इसमें क्या करेंगे कि ये असिस्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, जो भी कोर्ट्स हैं हमारे जो पुराने हो चुके हैं उनका वो मतलब उनको अच्छे से दोबारा रिस्ट्रक्चर करने में और इनोवेशन वगैरह करने में। तो ये स्कीम जो है 2026 तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो इसके अंदर जो भी फंड्स है, हाँ, फंड्स अंडर दिस स्कीम ऑल्सो इंक्लूड फंड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्राम न्यायालय स्कीम एज पार्ट ऑफ ये वाला नेशनल मिशन ऑन जस्टिस, डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स। तो ग्राम न्यायालय जो है वो भी स्टैट्यूटरी है, एस्टैब्लिश्ड अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। तो फॉर स्पीडी एंड इजी एक्सेस टू द जस्टिस सिस्टम। और फिर ये जो हमने जो भी ऊपर पढ़ा NMJDLR, ये भी सेटअप किया गया था 2011 में, टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस बाय रिड्यूसिंग डिलेज एंड एरियर्स टू
एरियर्स इन द सिस्टम। तो चीफ जस्टिस जो होंगे वो पैटर्न इन चीफ होंगे इस नए वाली जो हम बॉडी बना रहे हैं। और जो नलसा है मतलब वो तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो जो नलसा है हमारा वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है, लेकिन जो हम नई बॉडी बना रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंडर आएगा, तो इसलिए भी थोड़ा अलग सी टाइप की चीज है। तो यही है इसमें। फिर आगे चलते हैं कि एक लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए कोर्ट केसेस की। तो अभी एक ई कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने जिसने ये लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कुछ रूल्स बनाया है। तो एक केस था स्वप्निल त्रिपाठी सुप्रीम कोर्ट इंडिया 2018। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, जो कि पार्ट है लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीडिंग्स आर द पार्ट ऑफ राइट टू एक्सेस जस्टिस अंडर आर्टिकल 21। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। फिर उसके बाद है पब्लिशिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स इज एन एस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 129। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि आर्टिकल 129 क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो इसी के अंदर ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी थोड़ा सा डिफाइन है, उसकी पनिशमेंट वगैरह कैसे देनी चाहिए हमें। तो अभी गुजरात हाई कोर्ट ने मतलब सबसे पहले अलाउ कर दिया कि लाइव टेलीकास्ट करने के लिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स का। तो लेकिन जो ये वाले मैटर्स है ना, मैट्रिमोनी, सेक्सुअल ऑफेंसेस, जेंडर वायलेंस, तो इन सब की हम लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते। तो वो ऐसा स्टेटमेंट बना सकते हैं कि सारे केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, लेकिन नहीं, सारे केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। तो इन वाले केसेस ये एग्जेम्प्ट किए गए हैं और 10 मिनट का डिले अलाउड है। और ये मतलब हाँ, अगर मतलब गलत तरीके से यूज करोगे लाइव स्ट्रीम को तो पनिशेबल ऑफेंस है अंडर इंडियन कॉपीराइट एक्ट और आईटी एक्ट और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये कुछ एप्स वगैरह है, पोर्टल्स हैं जो कि लॉन्च हुए थे। एक तो सुपेस है। तो सुपेस क्या है कि सुप्रीम कोर्ट्स पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। AI बेस्ड टूल है दैट कलेक्ट्स रेलेवेंट फैक्ट्स एंड लॉज एंड मेक्स देम अवेलेबल टू अ जज। तो जो भी सारा डाटा वगैरह है वो एक जज को अवेलेबल करवाएगा, ये सुपेस। फिर एक ये सुवास है, ये भी AI बेस्ड है, लेकिन ये क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा जो भी जजमेंट्स है उनको वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में। तो सुपेस और सुवास, तो थोड़ा डिफरेंस याद रखना कि वो मतलब पूछ सकते हैं सुपेस क्या है, तो दोनों में कंफ्यूज होने के चांसेस है। तो सुपेस जो है वो तो डाटा को प्रोवाइड कराएगा जज को, सुवास जो है वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर देगा। तो इसके अंदर सुवास के अंदर वी आ रहा है, तो देख लेना, इससे वर्नाकुलर याद कर लेना। फिर एक ई कोर्ट मिशन है, ये अपना क्या करेगा, जो भी इंडियन जुडिशरी है उसको मतलब ऑनलाइन ले आएगा, ताकि जो कोर्ट्स में कोई अपील करना चाहता है कैसे भी तो वो कर सके। मतलब PIL फाइल करनी है तो ऑनलाइन हो सके। फिर है एक ये फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो इसमें क्या है कि कई बार हम अगर बेल मिल गया लेकिन हमारे पेपर्स नहीं आए हैं तो उससे क्या लेट हो जाता है बहुत, तो बहुत दिनों तक वेट करना पड़ता है पेपर्स के लिए। तो अभी क्या होगा इसमें कि इलेक्ट्रॉनिकली मतलब सॉफ्ट कॉपीज दे दी जाएंगी, क्योंकि जो हार्ड कॉपीज होती है वो बहुत लेट पहुंचती है हर एक जगह। तो इससे रिलेटेड है ये। तो मतलब एक ऑथेंटिकेशन सॉफ्ट कॉपी होगी इसके अंदर। तो अलग और थोड़ी अलग सी न्यूज आई हुई थी, मतलब शॉर्ट न्यूज, तो वो देखते हैं। एक तो ये SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 से रिलेटेड है। तो इसमें एक दो चीज याद रखने का है। एक तो आर्टिकल 142 याद रखना कि सुपर पावर है अपना। तो आर्टिकल 142 तो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, और एक हाई कोर्ट को भी ऐसा एक पावर मिला हुआ है, लेकिन वो है अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC। तो याद रखना कि जिसमें वो क्वेश कर सकते हैं किसी भी प्रोसीडिंग्स को अंडर SC/ST एक्ट। तो इसमें क्या है कि अगर मान लो किसी ने कुछ गलत डिसीजन दे दिया है तो उसको मतलब गलत जो डिलीवरी ऑफ जस्टिस है वो गलत तरीके से हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर है और हाई कोर्ट के पास CRPC के अंडर पावर है कि वो उस जजमेंट को क्वेश कर सकते हैं। तो देख लो कि आर्टिकल 142 जो है वो अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट को टू पास एनी ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस, और यही सेम पावर सेक्शन 482 CRPC में हाई कोर्ट को। तो इसमें यही चीज याद रखना। और क्या याद रखोगे, हाँ,
तो बस ये SC/ST जो एक्ट है ये क्या करता है कि कोई SC/ST के खिलाफ कुछ भी मतलब ऐसा गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसमें वो सजा देते हैं इस एक्ट के तहत। तो बस यही है, इसमें तो इतना याद रखने का। फिर अगला आता है नेशनल कोर्ट ऑफ अपील। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है जो हमारे वो है ना वेणुगोपाल जी, उन्होंने ये ऐसा बोला कि नेशनल कोर्ट ऑफ अपील को मतलब हमें सेटअप करना चाहिए। और इसमें क्या होगा कि क्या है नेशनल कोर्ट ऑफ अपील, अगर मान लो ये जो होगी वो स्टेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच का ब्रिज टाइप होगी। तो इसमें क्या है कि अगर मान लो स्टेट हाई कोर्ट से कोई फैसला पास हुआ है और आप उससे खुश नहीं हो तो आप कहाँ जाते थे, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अभी ये मतलब ये एक NCA एस्टेब्लिश कर देंगे कोर्ट ऑफ अपील, तो इसमें अगर आप हाई कोर्ट से खुश नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो इसके अंदर क्या होंगे, 15 जजेस का बेंच होगा। तो ये चाहते हैं कि 4 रीजनल NCAs एस्टेब्लिश्ड हों विद 15 जजेस ईच, तो जिससे कि सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। तो इसलिए ये एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। और यूं नहीं है कि इससे पहले मतलब ये कभी आइडिया नहीं आया, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है और लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट ने भी बोला है कि मतलब ऐसा टाइप का हमें कोई चीज एस्टेब्लिश करनी चाहिए। इसमें क्या होगा कि जो फाइनल, हाँ, तो इसका डिसीजन भी फाइनल होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ये वैसे टाइम पास के लिए बना रहे हैं, ये भी डिसीजन फाइनल होगा इसका। तो उसके बाद हाँ, तो इट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अभी बना नहीं है ये, तो इसको भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। तो हमने देखा है कि मतलब जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ भी मतलब ऐसी टाइप की चीज करनी है तो वो सब आर्टिकल अंडर आर्टिकल 368 ही आता है। तो अगर हमें किसी जज को रिमूव करना है या कुछ करना है, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करना है ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से, तो अंडर आर्टिकल 368 मतलब स्पेशल मेजोरिटी चाहिए विद स्टेट रेटिफिकेशन। फिर आता है ये नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी। तो नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी में क्या है कि हाँ, ये चाहते हैं कि जो मतलब गवर्नमेंट के जो केसेस है ना ये, हाँ, तो जितने भी हमारे टोटल केसेस हैं 3.14 करोड़ केसेस जो कोर्ट्स में पेंडिंग है अभी भी, उसमें से जो 46% केसेस है ना वो या तो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली हाफ हो गया। तो ये चाहते हैं कि एक ऐसी पॉलिसी लेके आए जिससे कि जो ये बर्डन है ना सुप्रीम कोर्ट का ये कम हो जाए और ये कम से कम केसेस जाए वहां पर कोर्ट्स में। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा 15 ईयर्स का एवरेज पीरियड है ना कोर्ट पेंडेंसी ऑफ केसेस का, वो घट के 3 साल हो जाएगा। तो ऐसा है बस। तो क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, ये कुछ मतलब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म और ये सब बनाया जाएगा, प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एंड सेटलमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। तो ये इस टाइप की चीजें बनाई जाएंगी जिससे कि सेटलमेंट वेटलमेंट करेंगी गवर्नमेंट, ताकि वो जो केस है वो कोर्ट के अंदर ना जाए। फिर एक टेली लॉ करके ये ऐप आई थी, तो किसने लॉन्च की थी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने, फॉर सिटीजन्स टेली लॉ, मतलब सिटीजन्स के लिए की थी। तो अंडर डिजिटल इंडिया स्कीम के अंडर आई थी, तो टू स्ट्रेंथन द प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म। तो इसमें क्या है कि जो भी ये ऐप होगी ना ये हेल्प करेगी सिटीजन्स को, अगर उनको कोई PIL फाइल करना है, कुछ जजमेंट देखना है, कुछ करना है, तो वो सब इस पे ही आ जाएगा। तो इट वुड हेल्प टू रैपिडली एक्सपेंड दिस रीच एंड विल ऑप्टिमाइज द सिटीजन सेंट्रिक जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म। तो एक वही टेक्नोलॉजी है जो बेनिफिशियरी को लॉयर्स से कनेक्ट करेगी और मतलब वो लीगल एडवाइस ले सकते हैं और उनका जो मतलब जो भी ग्रीवियंस है उसका थोड़ा सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट है मैरिटल रेप। तो अभी क्या था कि जो केरला हाई कोर्ट था उसने कहा था कि मैरिटल रेप जो है वो मतलब वैसे तो पिनलाइज नहीं है, मतलब इंडिया में इसका कोई प्रोविजन नहीं है मैरिटल रेप का ऐसे एज सच। तो ये एक अच्छा क्लेम हो सकता है डिवोर्स लेने के लिए। अगर मान लो आपका डिवोर्स नहीं हो रहा है तो आप मैरिटल रेप का क्लेम करके आसानी से डिवोर्स ले सकते हो। तो उससे रिलेटेड ये उन्होंने बोला था। तो कहाँ मेंशन है रेप का,
सेक्शन 375 में, लेकिन इसके अंदर मैरिटल रेप टाइप की कोई चीज मेंशन नहीं है। तो इसमें क्या बोला जाता है कि अगर 15 साल से ऊपर है कोई भी वाइफ, तो उसका जो रेप का डेफिनेशन है मतलब वो नहीं माना जाएगा। तो अगर 15 साल से नीचे तो वो रेप माना जाएगा, लेकिन अगर वाइफ जो है वो 15 साल से उसकी एज ज्यादा है तो वो रेप कंसिडर नहीं करेंगे, उसके अंडर 375 के अंडर नहीं करेंगे कंसिडर। तो इंडिया उन 36 कंट्रीज में से एक है जिसके पास कोई मैरिटल रेप का मतलब कोई लीगल क्राइम नहीं मानते ये। तो बाकी जो प्रोविजंस है जैसे कि 498A जो है वो डील करता है कि अगर हस्बैंड मतलब क्रूएलिटी दिखा रहा है तो ये सब उसके ऊपर, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी है तो उसके अंडर भी आ सकता है ये मैरिटल रेप वगैरह, लेकिन इसके लिए अलग से कोई प्रोविजन नहीं है। तो अभी इसका एक केस भी आया था दिल्ली हाई कोर्ट में। तो उस केस में क्या था कि मतलब ऐसा बोला, एक लेडी आई थी, उन्होंने बोला था कि मैरिटल रेप से रिलेटेड, तो जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने बोला कि मैरिटल रेप तो 375 में नहीं आता तो हम उसे उसके अंडर सजा नहीं दे सकते। लेकिन वो लेडी चाहती थी कि जो उसके हस्बैंड को सजा मिले वो अंडर सेक्शन 375 मिले, लेकिन कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता था। तो फिर उस लेडी ने ऐसा बोला कि मतलब क्यों मेंशन नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हाँ मतलब मेंशन नहीं है। तो उस लेडी ने मतलब क्या ग्राउंड दिया था इसके लिए, आर्टिकल 14 दिया था और आर्टिकल 15 दिया था। तो एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया था और एक ये दिया था आर्टिकल 15 कि जो कोई भी जो है वो आप मतलब सेक्स के बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो जो दोनों केसेस है मैरिटल रेप और नॉर्मल जो 375 के अंदर जो रेप मेंशन है, तो दोनों में वुमेन का ही रेप हुआ है और वुमेन एक मतलब जेंडर है, तो उसके बेसिस पे आप कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं मतलब, लेकिन जो सिचुएशन है नॉर्मल रेप की 375 के अंदर वो बहुत अलग है और मैरिटल रेप की बहुत ज्यादा अलग है। तो इस टाइप का केस था इंटरेस्टिंग, मतलब उसमें वो जो पेश किए गए थे ना अलग थे। फिर आता मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग क्या है कि यूथनेशिया भी बोलते हैं इसे। तो यूथनेशिया मतलब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई आदमी मरना चाहता है तो वो अपनी मर्जी से मर सकता है। तो दो टाइप की चीज होती है कि पैसिव और एक्टिव। तो सब इसमें दो चीज याद रखना कि एक पहले सबसे पहले ये ज्ञान कौर वगैरह केस आया था, तो इसमें बोला था कि राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। लेकिन बाद में ये अरुणा शानबाग यूनियन ऑफ इंडिया केस आया 2011, इसमें बोल दिया गया कि पैसिव जो यूथनेशिया है वो इंडिया में अलाउड है। फिर उसके बाद ये कॉमन कॉज केस आया 2018 में, इसमें बोल दिया गया कि एक फंडामेंटल राइट है राइट टू डाई विद डिग्निटी इज अ फंडामेंटल राइट। तो एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया में क्या डिफरेंस है कि एक्टिव यूथनेशिया में तो अगर मान लो कोई पेशेंट है तो उसे हम कुछ मतलब जहर वहर देके मार देंगे। लेकिन पैसिव यूथनेशिया में क्या है कि अगर मान लो कोई बीमार है तो हम उसका इलाज करना छोड़ देंगे कि मतलब अब जितना भी टाइम है उसको कोई दवाई ववाई नहीं देनी है, तो ऐसा मतलब बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन एक्टिव में हम जबरदस्ती मार देंगे उसे। तो ये डिफरेंस है। तो इंडिया में सिर्फ पैसिव अलाउड है, तो ये देखना। फिर नेक्स्ट चलते हैं कि इलेक्शंस। एक सेकंड। हाँ तो एक सेकंड में ना रिकॉर्डिंग बंद करके दोबारा चला।